हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी का स्वागत है इस बहुत मजेदार प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो फटाफट इस सेशन को शुरू करते हैं। हर सेशन में एक सवाल आपके लिए और बाकी सब मेरे लिए। तो सवाल कुछ इस तरीके का है आपके सामने कि एक अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स का और 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है और यहाँ पे 3 जो मासलेस स्प्रिंग्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है। और तीनों स्प्रिंग्स का फोर्स कांस्टेंट K है। अब बोला ये जा रहा है कि यार B जो है, B का मोमेंटम चेंज 0 के बराबर है और अगर ऐसा है तो इन दोनों ही स्प्रिंग्स में, मतलब यहां पे जो एक्सटेंशन हो और इन दोनों स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन हो, वो उसका रेशो कितना होगा, हमें ये बता। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स असल में होता क्या है। तो यार देखो, हम बचपन से ही देखते आए हैं कि स्प्रिंग क्या होती है। स्प्रिंग का एक नॉर्मल अरेंजमेंट अगर बात करूं तो कुछ इस तरीके का होता है। अब यहां से मैं 2 चीजें करने जा रहा हूं। पहली चीज करूंगा जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूंगा और दूसरी चीज में एलोंगेट कर दूंगा, ठीक है। पहली चीज में क्या करूंगा, मैं कंप्रेस कर दूंगा और दूसरे केस में मैं इसको एलोंगेट करता हूं। तो पहले केस में काम करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी का स्वागत है इस बहुत मजेदार प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो भाई, आज क्या करने वाले हैं हम? आज लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड एक बहुत मजेदार सी चीज समझेंगे। और ट्रस्ट मी, लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक रह जाता है। सवाल आते हैं, सॉल्व हो नहीं पाते, क्योंकि हम एनएलएम में मोस्टली स्प्रिंग फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। बट अगर मैं बात करूं सवालों की, तो भाई यहां तो आते ही हैं, आगे जाके वर्क पावर एनर्जी में भी आते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा सेशन ले लिया जाए, जहां पे आपके सारे ये छोटे छोटे क्वेरीज जो होते हैं कि भाई स्प्रिंग फोर्स पहली बात तो होता क्या है, कितना फोर्स लगता है, और स्प्रिंग्स जब कॉम्बिनेशन में आती हैं तो किस तरीके से हम अटैचमेंट या के इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो आई थॉट इट्स गोइंग टू बी बेटर अगर इसका एक सेशन ले लिया जाए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो फटाफट इस सेशन को शुरू करते हैं। हर सेशन में एक सवाल आपके लिए और बाकी सब मेरे लिए। तो सवाल कुछ इस तरीके का है आपके सामने कि एक अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स का और 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है और यहाँ पे 3 जो मासलेस स्प्रिंग्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है। और तीनों स्प्रिंग्स का फोर्स कांस्टेंट K है। अब बोला यह जा रहा है कि यार B जो है, B का मोमेंटम चेंज 0 के बराबर है और अगर ऐसा है तो इन दोनों ही स्प्रिंग्स में, मतलब यहां पे जो एक्सटेंशन हो और इन दोनों स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन हो, वो उसका रेशो कितना होगा, हमें यह बताना है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m कनेक्टेड एज शोन बाय 3 massless springs 1, 2, 3 each of force constant K. If the rate of change of momentum of block B, इसका अगर rate of change of momentum 0 के बराबर है इस इंस्टेंट पे, what is the ratio of extension और compression in spring 1 to that in spring 2 और 3, क्योंकि दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो x1:x2 कितना होगा, x1:x2 कितना होगा, इन दोनों का रेशो बताना है हमें। क्लियर है? इन दोनों का रेशो बताना है हमें, ताकि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 के बराबर हो। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, सॉल्व करना और बताना आंसर कितना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स असल में होता क्या है। तो यार देखो, हम बचपन से ही देखते आए हैं कि स्प्रिंग क्या होती है। स्प्रिंग का एक नॉर्मल अरेंजमेंट अगर बात करूं तो कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके की एक स्प्रिंग होती है, ठीक। ये एक सरफेस पे मान लो रखी हुई है, तो ये रही आपकी स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में एक क्वांटिटी होती है जिसे कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक क्वांटिटी होती है जिसे कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये उस स्प्रिंग की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो किस अमाउंट में कितने फोर्स पे एक्सटेंड होगी या कंप्रेस होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग की क्वालिटी होती है, एक इंटरनल फीचर होता है जो कि डिफाइन करता है कि स्प्रिंग की भाई नेचर क्या है। ओके, अब देखो यहां पे 2 बड़े मजेदार केस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस केस की बात करता हूं, अगर स्प्रिंग को कोई छेड़खानी नहीं दी जाए, तो स्प्रिंग कहलाती है अपने नेचुरल स्टेट में। स्प्रिंग कहलाती है अपने नेचुरल स्टेट में। अब यहां से मैं 2 चीजें करने जा रहा हूं। पहली चीज करूंगा जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूंगा और दूसरी चीज में एलोंगेट कर दूंगा, ठीक है। पहली चीज में क्या करूंगा, मैं कंप्रेस कर दूंगा और दूसरे केस में मैं इसको एलोंगेट करता हूं। तो पहले केस में एक काम करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं और मान लो मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग्स काफी पास आ जाएंगे एक दूसरे के, राइट। और यहां पे आप देख सकते हो, कि ये वो स्टेट आ गई है जब मैंने इसी स्प्रिंग को
इसकी नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, राइट। और दूसरा जो सिनेरियो लूंगा मैं उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें इसी स्प्रिंग को मैं एलोंगेट कर दूंगा। उसमें मैंने क्या किया, यही जो स्प्रिंग थी उसको मैंने एलोंगेट कर दिया। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से मैंने इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस एलोंगेट कर दिया। तो ये दो स्टेट्स जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इन स्टेट्स को क्या बोलते हैं भाई? इस स्टेट को बोला जाता है कंप्रेस्ड स्प्रिंग इन इट्स कंप्रेस्ड स्टेट। और ये जो आप स्टेट देख रहे हो, इस स्टेट को कहा जाता है एलोंगेशन, स्प्रिंग एलोंगेटेड स्टेट में कहा जाता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एलोंगेटेड, स्पेलिंग गलत हो रही है, ये कंप्रेस स्टेट कहलाती है और इसको कहा जाता है एलोंगेटेड स्टेट। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, यहां पे इसकी नेचुरल लेंथ से इस स्टेट में x कंप्रेशन हुआ है और इस केस में क्या हुआ है, x एलोंगेशन हुआ है। ठीक है। सो ये आपकी नेचुरल स्टेट कहलाती है, ये आपकी कंप्रेस स्टेट कहलाती है और ये कहलाती है आपकी एलोंगेटेड स्टेट। अब नेचुरल स्टेट से x कंप्रेस करो या s एलोंगेट करो तो उसमें होता क्या है, उसी की बातें करते हैं और वही होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। तो कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डेवलप्स अ रीस्टोरिंग फोर्स स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना, दैट ट्राइज टू ब्रिंग बैक द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल शेप मतलब नेचुरल स्टेट में। दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। अब इस रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझते हैं कि भाई देखो, तुमने स्प्रिंग को अगर अपनी नेचुरल स्टेट से कंप्रेस किया तो स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में वापस जाना चाहेगा, रिस्टोर करना चाहेगा अपने आप को इस स्टेट से वापस उस नेचुरल स्टेट में। तो क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में डेवलप करेगा, लाइक दिस। ये डायरेक्शन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का, इधर भी और यहां पे भी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा ताकि ये ब्लॉक वापस इस स्टेट में आ जाए। और अगर तुमने गलती से इसको एलोंगेट कर लिया तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अब अंदर की तरफ होगा। अब जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा, दोनों इधर भी और यहां पे भी कुछ इसी डायरेक्शन का फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब इनको कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का अर्थ क्या, कि जिस स्टेट में था नेचुरल स्टेट, वो स्टेट में वापस जाना चाहता है। तो तुमने कंप्रेस कर दिया तो वापस स्टेट में जाने के लिए फोर्स इधर लगाएगा, तुमने एलोंगेट कर दिया वापस इधर फोर्स लगाने के लिए, ताकि सेम उसी अपनी नेचुरल स्टेट में चला जाए। तो इसको बोलते हैं आपका स्प्रिंग फोर्सेस किस तरीके के रहेंगे और ये रीस्टोरिंग फोर्स कहलाते हैं। आई थिंक ये पूरा एनालिसिस क्लियर है। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारा हुक्स लॉ बड़ा हेल्प करता है। ठीक है। अब हुक्स लॉ क्या है, इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आएगी। अभी फॉर द टाइमिंग इतना समझो कि ये जो फोर्स रहता है रीस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एक्स के। मतलब जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे भाई उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा एलोंगेट करोगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। समझ रहे हो? मतलब ये एक्स क्या है, ये वाला एक्स जो आप देख रहे हो, ये एक्स इस पे डिपेंड करता है, ये इस एक्स पे डिपेंड करता है। जितना एलोंगेट या कंप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और एक के आ जाता है। और के यहां पे क्या कहलाता है, के वही स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। के यहां पे क्या है, वही स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग का नेचर बताता है। अब यहां पे एक नेगेटिव साइन का भी बड़ा अच्छा रेलेवेंस है। नेगेटिव साइन का रेलेवेंस क्या है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट द फैक्ट दैट फोर्स एफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स। इसको हम वेक्टोरिकली इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर। मतलब जो भी चेंज होगा इन द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, एक्स को कंप्रेस किया तो एफ का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू दैट, एलोंगेट किया तो एफ का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू दैट। ठीक है। सो वेक्टोरिकली इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो आई थिंक आप सभी को एक एनालिसिस, एक आइडिएशन तो मिल चुका है कि स्प्रिंग फोर्स होगा क्या। एलोंगेशन की बात करो, कंप्रेशन की बात करो, भाई फोर्स जो लगेगा वो kx रहेगा और वो हमेशा रीस्टोरिंग टाइप का रहेगा, मतलब अपोज करेगा जो भी डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, बहुत बार आपको अलग अलग सिनेरियो मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि सपोज ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में अपने को थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन ये बोलता है, स्प्रिंग ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट इज अटैच्ड विद 2 kg, 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक इन 3 डिफरेंट सिचुएशन। x1, x2 और x3 इन तीनों में एलोंगेशन है, एक्सटेंशन है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही। तो आओ बताते हैं। अब होगा क्या देखना,
ये ब्लॉक दोनों सेम मास का है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर ये भारी है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये भारी है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जो भी होगा अल्टीमेटली इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट होगा ना T1, यहां पे T1, ये स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा kx1 वो T1 के बराबर होगा। मतलब पहले के लिए T1 की जो वैल्यू होगी वो kx1 के बराबर होगी। इसमें जो टेंशन जनरेट होगा T2, यहां भी T2, और यहां पे जो T2 की वैल्यू होगी वो kx2 के बराबर होगी। और यहां पे जो टेंशन जनरेट होगा T3, सो जो T3 की वैल्यू होगी वो kx3 के बराबर होगी। तो अल्टीमेटली आपको इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको इंडिविजुअली T1, T2 और T3 निकालने हैं। आपको इंडिविजुअली क्या करना है, T1, T2 और T3 निकालने हैं, और आप फिर बता सकते हो कि क्या ज्यादा होगा, क्योंकि T1 की वैल्यू kx1, T2 की वैल्यू kx2 और T3 की वैल्यू kx3 होगी। तो आओ इंडिविजुअली निकालते हैं इन सब में, और उसमें हम स्प्रिंग नहीं इंक्लूड करके बस नॉर्मली ब्लॉक्स लेते हैं। तो ये 2 kg हो गया, ये 2 kg हो गया, इधर पे कुछ इस तरीके से आया, यहां पे इधर आया, राइट, ये 2 kg हो गया, राइट। तो अब यहां पे बताओ जरा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे बताओ जरा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर दोनों तरफ तो सेम वजन है, दोनों तरफ तो सेम वजन है कि नहीं। अब यहां पे तो सर हमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन का केस आएगा नहीं। दोनों जगह जब सेम वजन है यार, तो यहाँ 2g हो जाएगा, ये t भी 2g, यहाँ 2g हो जाएगा, ये t भी 2g। तो यहाँ पे तो सर क्लियर कट बात है कि T1 जो हो रहा है, T1 जो हो रहा है सर वो तो 2g के बराबर हो रहा है। T1 2g के बराबर, तो T1 क्या था सर, ये तो kx1 था सर, ये तो kx1 था। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई सर, x1 की वैल्यू होगी 2g अपॉन k के बराबर। क्या बात है सर, वेरी गुड, आपने तो x1 निकाल दिया, तुम भी निकाल सकते हो, सेम वजन है, इसमें क्या ही टफ था, इसमें तो कुछ टफनेस थी ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया, केस 1 निकाल दिया। अब आओ केस 2 पे आते हैं। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या था, केस 2 में 3 इधर है 2 इधर है। आ जाओ, केस 2 में 3 इधर है और 2 इधर है, ये रहा, ठीक है सर, ओके। अब क्या करें, यहां पे सर T2 माना, यहां पे T2 माना। अब सर यहां वजन अलग अलग है, तो यहां एक्सेलरेशन होगा, यहां एक्सेलरेशन होगा। इधर A मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं A, ठीक है, डन। अब जरा यहां पे एक्सेलरेशन लगाना, तो सर 3g माइनस t विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए। और यहां कितना हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा, अच्छा T2 है, और यहां हो जाएगा सर T2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब मुझे ऑब्वियसली वैल्यू किसकी निकालनी, मुझे वैल्यू निकालनी T2 की, मुझे A की वैल्यू तो निकालनी नहीं, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, T2 की। तो एक काम करो ना, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, और इधर भी इंटू 2 कर दो, और यहाँ पे इंटू 3 कर दो, और यहाँ पे भी इंटू 3 कर दो, है कि नहीं, ये 3 कर दो। समझ रहे हो बात को। इससे फायदा यह होगा कि अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और फाइनल आंसर निकालूंगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये मेरा ऐड हो जाएगा और ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। आओ देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 6g माइनस 6g, ये कैंसिल कर रहा है क्या, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, यस, नहीं नहीं नहीं, ये 6g और ये प्लस हो गया 6g, तो ये हो जाएगा 12g, और यहां पे ये माइनस 2t और ये माइनस 3t है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 5t2 इज इक्वल टू 0। सो 5t2 कितना आ गया सर, ये आ गया सर 12g। सो t2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 12g बाय 5। अब t2 क्या था सर, इस केस में t2 था मेरा k इंटू x2। तो x2 कितना आ गया, x2 कितना आ गया सर, x2 की जो वैल्यू आएगी, x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12g बाय 5 इंटू k। ये आ गया मेरा x2, ये आ गया मेरा x2। क्या बात है, वेरी गुड। अब आपने x2 भी बता दिया, अब आप क्या बताओगे, अब बताएंगे हम x3 को। हमने x2 बता दिया, हम बताएंगे x3 को। x3 कौन सा केस है, x3 है ये वाला केस, x3 है ये वाला केस जब 1 किलो और 2 किलो। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। जब 1 किलो है इधर और 2 किलो है इधर, ठीक है, यही केस है ना, हाँ, 1 किलो इधर 2 किलो इधर। अब यहां पे ये T3, ये T3, ये 1g, ये 2g, एक्सेलरेशन यहां पे होगा a, यहां पे होगा a, है कि नहीं, क्लियर है सर। यहां पे वही चीज करते हैं भाई, T3 माइनस 1g इज इक्वल टू 1 इंटू ए, और 2g माइनस T3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, बिल्कुल सही। अब एक काम करो, यहां पे इंटू 2 करो और ये भी इंटू 2 करो। क्यों,
क्योंकि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2t3 प्लस t3 हो जाएगा 3t3, और ये -1g -2g, और ये -2g, तो हो जाएगा -4g इज इक्वल टू 0। t3 की वैल्यू आ गई 4g/3, तो t3 क्या है मेरा, t3 है मेरा kx3, तो x3 कितना हो गया, x3 हो गया मेरा 4g/3 के, 4g/3 के। तो आपके सामने x1 है 2g/k, आपके सामने x2 है जो कि है 12g/5, और आपके सामने x3 है जो कि है 4g/3 के। अब बताओ क्या ज्यादा है क्या कम है। सर ये तो 2 के बराबर आ रहा है, g/k छोड़ दो, ये कितना आ जाएगा सर, ये नियरली आ रहा है आपका 2.4g/k, राइट, और ये आ रहा है सर आपका नियरली 1.33g/k। तो ऑब्वियसली x2 सबसे बड़ा है, फिर x1 है और फिर x3 है। x2 सबसे बड़ा है, फिर x1 है और x3 है, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आप लोगों को? देखो कितना बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था। किस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमने बस यही एनालिसिस निकाला कि स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन होगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा, उनके k/x के बराबर, और वो हम कैसे बता सकते हैं भाई, टेंशन से। इस केस में टेंशन बताना बड़ा सरल था, दोनों बराबर थे, टेंशन 2g/k के बराबर। यहां पे टेंशन एक्सेलरेशन, बाकी दो में एक्सेलरेशन होगा, तो टेंशन प्रॉपरली निकालना पड़ेगा। निकाला, टेंशन की वैल्यू बताए, उससे kx2 और kx3 निकाला, और यहां से देखो बड़ी इजीली हमने बता दिया कि फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। फाइनल रिजल्ट ये है कि x2 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद x1 है, और सबसे लास्ट में x3 है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, एंड आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ में आ चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ एक और मजेदार सा टॉपिक इसमें रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का। किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का। तो इसमें हमेशा याद रखना, बड़ा मजेदार चीज है कि जब भी आपको सीरीज में कॉम्बिनेशन दिखे स्प्रिंग्स का, तो फाइनल जो आंसर रहता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। n लगा दी तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 डॉट 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 प्लस 1/kn। तो ये किसकी तरह से ऐड हो रहे हैं, रेजिस्टर्स याद करो, पैरेलल में जैसे ऐड होते थे वैसे एडिशन होता है, ठीक है। ये कहां पे, जब स्प्रिंग सीरीज में हो। अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में हो तब क्या होता है, k इक्विवेलेंट तब हो जाता है k1 प्लस k2 डायरेक्टली, जैसे कि सीरीज में आपके रेजिस्टर्स ऐड होते हैं। तो उस तरीके से यहां पे आपका एडिशन हो जाएगा k1 प्लस k2 k इक्विवेलेंट, और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कहां, जब स्प्रिंग्स पैरेलल में हो। तो दोनों चीजें याद रखनी, सीरीज का भी पैरेलल का भी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई थिंक स्प्रिंग से रिलेटेड आपको काफी अच्छा इंसाइट मिला है और काफी हेल्प भी मिली है। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया था उसको सॉल्व करना और आंसर मुझे बताना, मैं कमेंट बैक करूंगा और लाइक भी करूंगा जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। आई थिंक स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड आपको काफी अच्छा बेसिक नॉलेज हो चुका है। अब इससे रिलेटेड सवाल जवाब आएंगे तो आप काफी हेल्पफुल फील करोगे, और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें आप इसमें ऐड ऑन चाहते हो, सो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियोस। वी विल बी हैप्पीली serving you and letting you know about the best possible things which are there for your preparation. So इसी के साथ मिलते हैं, bye bye, take care all of you.